आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उल्लीनी बैंक डकैती का खुलासा, महिला समेत 5 अपराधी कर्मी गिरफ्तार। विशेष टीम ने पटना में छापामारी कर की अपराधियों की गिरफ्तारी। पत्नी संग देश छोड़कर भागने की तैयारी में था सरगना। पिस्तौल, देसी कट्टा, बड़ी संख्या में कारतूस, नकद राशि व गहने किए गए बरामद। टेपो के रंजीत सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे 2 और अपराधी गिरफ्तार। पुराना अपराधी नामदा बस्ती का सरबजीत सिंह छप्पू और उसका सहयोगी ऋषि कुमार आदितपुर से गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, पल्सर बाइक और मोबाइल फोन बरामद। चर्चित शारदामणि स्कूल की घटना को लेकर एडीएम ने डीएससी और डीईओ के साथ की बैठक में शामिल हुए शहर के स्कूलों के प्राचार्य, छात्रों व शिक्षकों के बीच विश्वास व बेहतर तालमेल बनाए रखने के दिए दिशा निर्देश। शिक्षक के व्यवहार से छात्रों में गलानी न हो महसूस, छात्र पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश से बचे। आइए बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की उल्लीनी शाखा में 18 अगस्त 2022 को हुई डकैती कांड के खुलासे की। बैंक ऑफ इंडिया की उल्लीनी शाखा में 18 अगस्त 2022 को दिन दहाड़े 33.68 लाख नकद एवं करीब 2.5 लाख किलो सोना हथियार का भय दिखाकर अपराधी कर्मी डकैती कर चलते बने थे। अनुसंधान में जुटी जमशेदपुर पुलिस की टीम ने मामले का खुलासा कर बिहार के पटना से एक महिला समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार, नकद व आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बताते चले कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों में राजीव रंजन कुमार उर्फ पप्पू उर्फ मुन्ना उर्फ अमित सिंह उर्फ मैनेजर, उसकी पत्नी नीभा कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, नीरज बरेली और प्रमोद बिंद उर्फ संतोष बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से 3 देसी कट्टा, 37 राउंड पिस्टल की गोली, 15 राउंड कट्टे की गोली, चांदी का सिक्का, नकद 30,100 रुपए, 2 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किए गए हैं। मामले के खुलासे की जानकारी जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने संवाददाताओं को दी। उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। विशेष टीम त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पटना रवाना हुई। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना में छापामारी कर प्रमोद बिंद उर्फ संतोष एवं उसके सहयोगी धर्मेंद्र कुमार को बेलदारी चक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों ने कांड में अपनी सफलता स्वीकार की और बताया कि कांड का सरगना पप्पू सिंह उर्फ मुन्ना नीरज बरेली गैंग ने ही कांड को अंजाम दिया है। गिरफ्तार किए गए संतोष और धर्मेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि पप्पू सिंह उर्फ मैनेजर उर्फ मुन्ना सिंह, उनकी पत्नी नीभा देवी तथा सहयोगी नीरज बरेली देश छोड़कर भागने के फिराक में है। उनकी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पटना के बोरिया बस स्टैंड से पप्पू सिंह उर्फ मुन्ना उर्फ अमित उर्फ मैनेजर, उनकी पत्नी नीभा देवी तथा सहयोगी अभियुक्त नीरज कुमार बरेली को पैशन प्रो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त पप्पू सिंह द्वारा अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। तलाशी के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त नीभा देवी पति राजीव रंजन कुमार उर्फ पप्पू सिंह के पास से कांड में लूटे गए नकद राशि, चांदी का सिक्का तथा आभूषण बरामद किया गया। विशेष दल द्वारा अभियुक्तों की निशानदेही पर कंटेनर के कैबिन के छज्जे में बने बॉक्स से एक देसी पिस्टल, 3 कट्टा, 37 राउंड पिस्टल का एवं 15 राउंड कट्टा का जिंदा कारतूस बरामद कर विधिवत जब्त किया गया है। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। दिनांक 18 अगस्त 2022 को पुलिस चौकी अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के एक शाखा में कुछ अपराधियों के द्वारा बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करते हुए और काफ़ी प्रोफेशनल काम करते हुए आज से पहले कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और अपराधियों के द्वारा जिस कंटेनर में बैठ करके ये लोग यहाँ से भागे थे पैसा और जेवरात लेकर के, उस कंटेनर को पहले ही जब्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में उन अपराधियों के पूछताछ के बाद इस पूरे घटनाक्रम और अन्य राज्यों में भी अन्य बैंक डकैती से जुड़े हुए जो एक गिरोह है उसका भंडाफोड़ हुआ था। हम लोग सभी अपराधियों को चिन्हित किए थे, सत्यापन किए थे और उसी क्रम में कल रात में पटना से कुल 5 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें ना सिर्फ जमशेदपुर में बल्कि इससे पहले जो इस राज्य में भी 1-2 बैंक डकैती हुई थी, बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में बैंक डकैती हुई थी
वहाँ सभी बैंक डकैती में ये जो मुख्य सरगना था, इनके दो चार जो इनके साथ आपराधिक सहयोगी होते थे, इनके द्वारा इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, उन सभी 4 लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास इनके साथ में एक अपराधी की पत्नी को भी पकड़ा गया है। ये सभी लोग पटना से विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे। इनके पास से घटना में चुराया हुआ कुछ जेवरात अभी बरामद हुआ है, क्योंकि बाकी जो जेवरात था वो कहीं अन्यत्र इन लोग पार्क करके रखे हुए हैं, जिसकी भी जानकारी पुलिस को हुई और हम लोग लगातार उसकी बरामदगी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनसे पूछताछ के बाद पूरी घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे ये लोग रेकी किए, कहाँ पहले आए, कहाँ रुके, सारी चीज़ें पुलिस को जानकारी हो गई है। एक महत्वपूर्ण सफलता जो मिली है, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर को लगातार ऐसी घटना में लोग इस्तेमाल करते थे और कंटेनर में एक सेपरेट मॉडिफाइड बॉक्स बना हुआ है, जिसमें ये लोग भागने के दौरान हथियार और पैसा और ज्वेलरी जो भी होता है वो छुपा के रखते हैं। इनसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद इनकी निशानदेही पे माननीय न्यायालय के आदेश के बाद उस कंटेनर से 4 हथियार बरामद हुआ है। उसके बाद उसमें कुल 37 राउंड पिस्टल का गोली है और 15 राउंड कट्टा का गोली है, उसको भी बरामद किया गया है। जो पटना से इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई थी उसमें नगद राशि 30,000 रुपया है और चांदी का सिक्का 26 है और 2 मोटरसाइकिल भी पटना से बरामद हुआ है, जो ये लोग घटना में इस्तेमाल करते थे। यहाँ इस घटना के बाद भी इमीडिएटली 2 गाड़ी बरामद हुई थी। सो अभी तक कुल बरामदगी में 4 मोटरसाइकिल है, 1 कंटेनर है, 26 चांदी का सिक्का है, कुल 30,000 रुपया है, 4 हथियार है जिसमें 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा है, 37 राउंड पिस्टल का गोली है, 15 राउंड कट्टा का गोली है। पुलिस को इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुराग भी मिला है कि कैसे ये लोग ऑपरेट करते हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, किस किस राज्य के किस किस जिला में लोग शामिल है। काफ़ी अहम सुराग और अहम सूची हम लोगों को मिली है। हम लोग संबंधित राज्य को भी इसकी सूचना देंगे, संबंधित जिला के पुलिस कप्तान को भी इसकी सूचना देंगे। इसमें पटना पुलिस काफ़ी सहयोग हम लोगों को की है। और इसमें एक चीज़ है कि अभी तक जो मुख्य लोग थे सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी 4 लोग और बचे हुए हैं इनके ग्रुप का, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इसका एक जो मेन और आदमी है जिसको सरगना का लीडर कहा जा सकता है, वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। उसका प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग माननीय न्यायालय में चिट्ठी लिख दिए हैं। माननीय न्यायालय से आदेश मिलते ही उनको भी यहाँ लाया जाएगा। आइए बात करते हैं टेल्को के रंजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार 2 अपराधियों और ब्राउन शुगर के कारोबारी को गिरफ्तार किए जाने की। टेल्को के सरदार रंजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिस्तौल के साथ नामदा बस्ती के सरबजीत सिंह छब्बू और आदितपुर के ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के मुताबिक दोनों रंजीत सिंह को गोली मारने की भूमिका में थे। वहीं पुलिस ने टेल्को से ही 24 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताते चले कि टेल्को थाना अंतर्गत सबुज कल्याण संघ दुर्गा पूजा पंडाल के पास 45 वर्षीय रंजीत सिंह चर्च रोड इंजीनियरिंग कॉलोनी परसोडी की 3 अक्टूबर 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय रंजीत सिंह अपनी बेटी के साथ मेला घूमने सबुज कल्याण संघ पूजा पंडाल गया था। इसी दौरान 3-4 की संख्या में अपराधी आए और रंजीत सिंह पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में रंजीत सिंह की बेटी तरनजीत कौर के बयान पर टेल्को पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी छानबीन शुरू की। सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा रंजीत सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे 2 अन्य अपराधिक अभियुक्तों 28 वर्ष ऋषि कुमार और 44 वर्षीय सरबजीत सिंह उर्फ छब्बू को गिरफ्तार किया गया। ऋषि कुमार आदितपुर रामगढ़िया बस्ती नियर हरि मंदिर के पास का रहने वाला है, जबकि छब्बू डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल, पल्सर बाइक तथा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी कर्मी आपराधिक पृष्ठभूमि के रहे हैं। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट, डकैती व लूट के अलग अलग मामले दर्ज हैं। थाना अंतर्गत सबूज कल्याण संघ के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। उसमें जिस व्यक्ति को गोली लगी थी वो बाद में रंजीत सिंह और रंजीत सरदार के रूप में उनकी पहचान हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और टीम द्वारा काफी इमीडिएट कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर ही जो एक मुख्य शूटर था उसको गिरफ्तार करके पहले ही फॉरवर्ड किया जा चुका है, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था।
एक और जो शूटर था जो घटनास्थल पर फायर करने में जो मुख्य भूमिका निभाया था वो सरबजीत सिंह उर्फ छब्बू, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिनांक 14/10 को एक और इसमें जो घटनास्थल पर एक और अपराध कर्मी जो मौजूद था उसको ऋषि, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो इंजरी के कारण इलाजरत था, जिसको आज फॉरवर्ड किया जा रहा है। आज जो सरबजीत सिंह उर्फ छब्बू को गिरफ्तार किया गया है, इसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये पूरी कहानी बताया है कि क्यों ऐसा किया गया। इनके द्वारा घटना में उपयोग किया हुआ हथियार भी बरामद कराया गया है। इनकी निशानदेही में हथियार भी बरामद हुआ है। और इस घटना के पीछे जो मुख्य कारण है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब जेल में सभी अपराधी जो मरने वाला है वो भी अपराधी ही था, उसके ऊपर भी काफ़ी कांड दर्ज हैं और ये लोग भी अपराधी हैं। सभी जेल में बंद थे, तो जेल में इन लोगों की आपस में झगड़ा हुई थी और उसमें जो ये सरबजीत सिंह उर्फ छब्बू है, इसका दाढ़ी नोच दिया था जो मृतक है रंजीत सिंह उर्फ रंजीत सरदार। और काफ़ी सभी कैदियों के सामने इसकी बेइज्जती भी हुई थी। तो चूँकि सरदार जब चूँकि सिख कौम में दाढ़ी एक बहुत बड़ा इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान का चीज़ होता है, तो इसको इसने काफ़ी दिल पे ले लिया था। उसी समय से प्लानिंग किया था कि ये मेरे सम्मान को और मेरे धार्मिक चीज़ को इस तरीके से बेइज्जत किया है, तो मैं इसको मारूंगा। और यही खुन्नस पाले हुए था। जब रंजीत सिंह 22 सितंबर को जेल से निकला, तभी से ये रेकी कर रहा था और मौका मिला तो उस दिन फायर करके गोली चलाया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में कुल 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों जो मुख्य भूमिका निभाए थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो बाइक उपयोग हुआ था घटना में, उस बाइक की बरामदगी हो चुकी है। 2 हथियार उपयोग किए गए थे, दोनों हथियार की बरामदगी हो चुकी है। एक और अभियुक्त है जो भी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और हम लोग बहुत जल्द ही उसको भी गिरफ्तार करेंगे। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक पुलिस अधीक्षक नगर सुधांशु जैन के नेतृत्व में एक टीम गठित कर ट्रैक पार्क के पार्किंग स्थल पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में राजू डे 31 वर्षीय जोन नंबर 5 शिव मंदिर बिरसा नगर निवासी को ब्राउन शुगर बेचते हुए पकड़ा गया। उसके पास से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पकड़े गए राजू डे द्वारा बताया गया कि वे आदितपुर के मुस्तफा अंसारी से ब्राउन शुगर खरीद कर जहां तहां भेजने का धंधा करता है। इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर राजू डे को जेल भेज दिया गया है। जमशेदपुर पुलिस नशाखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है, जिसमें पूरे शहर को डिफरेंट जोन में बांट करके डेडिकेटेड पदाधिकारी को लगाया गया है। उसी कड़ी में टेल्को पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 24 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। और इसके द्वारा इस पूरे सिंडिकेट के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इससे ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो मुख्य सरगना है, जो सप्लाई करता है पूरे शहर में इस प्रकार के पदार्थ को, उसको भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। आइए बात करते हैं शारदा मनी स्कूल की घटना को लेकर DSE व DEO द्वारा स्थानीय स्कूलों के प्राचार्यों के साथ हुई बैठक की। जमशेदपुर के शारदा मनी स्कूल में पिछले दिनों कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर जिला उपायुक्त विजया यादव के निर्देश पर जिले के ADM के नेतृत्व में तमाम स्कूलों के प्राचार्यों के साथ एक बैठक शिक्षा विभाग में हुई। बैठक में तमाम स्कूलों के प्राचार्यों को छात्रों के साथ बेहतर व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिले के ADM ने कहा कि किसी भी प्रकार से छात्रों को गिलानी महसूस ना हो, इसका ध्यान शिक्षकों को रखना है। छात्रों की गलती पर उन्हें बाकी छात्रों के समक्ष डांट फटकार नहीं लगाना है, बल्कि उन्हें अलग से ही गलती के विषय में समझाना है। साथ ही छात्रों के अभिभावक को इसकी जानकारी देनी है। वहीं फीस आदि बकाया होने पर छात्रों को परेशान नहीं करना है, बल्कि उनके अभिभावकों से इस विषय पर बात करना है। समय समय पर छात्रों की निगरानी रखी जाए। साथ ही सभी स्कूलों के CCTV कैमरों को दुरुस्त करने के निर्देश भी ADM नंद किशोर लाल द्वारा दिया गया। DSE मैडम की जो निर्देश था उसके आलोक में आज DO ने एक बैठक बुलाई, जितने भी प्राइवेट स्कूल थे, विशेष से गवर्नमेंट स्कूल पर हम लोगों ने मीटिंग किया। तो इसमें क्या है कि बच्चों को कैसे तनावमुक्त रखा जाए, उनके बारे में हम लोग बताए और साथ ही साथ कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, कैसे हम लोग किसी चक्कर में ना पड़े और किसी तरह से कोई लोग नशापान नहीं करे बच्चे, कैसे और उसको कैसे किया जा सकता है, उनके बारे में कैसे सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन की जा सकती है, उनके बारे में हम लोगों ने विचार विमर्श किया।
क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देनी है, कब कब किनको खबर करनी है, इन सब सारी चीज़ों को बताया। बच्चे को कैसे हम एक अच्छे स्टूडेंट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस संबंध में हम लोग डिस्कस किए। और इस संबंध में जो हम लोग के पास फीडबैक था, जो हम लोगों की तरह जो आए दिन बच्चों को देखते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा की। इनसे यही रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हर स्कूल में CCTV लगाइए और हर कर्नर को मेंटेन करिए CCTV, और CCTV को देखने के लिए एक नोडल ऑफिसर, एक नोडल पदाधिकारी या नोडल टीचर का रखिए, ताकि उस CCTV का हमेशा निगरानी रखें। इन चीज़ को कहा गया। साथ साथ जो बच्चे अगर नशापान की ओर जा रहे हैं तो उनके वाचफुल रहे और बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं करके उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करें। किसी का फीस अगर आपकी पेंडिंग है तो उनके गार्जियन से कम्युनिकेशन करें। बच्चों को किसी प्रकार का हरासमेंट फील नहीं हो, ह्यूमिलेशन फील नहीं हो। अगर किसी बच्चे को बोलना है तो क्लास टीचर अपने रूम पे ले जाकर अलग कर देना। सभी बच्चे के सामने किसी भी तरह से इस तरह से ऐसा बात ना किया जाए ताकि बच्चे अपने आप को शर्मिंदा फील करें। और बच्चे का हमेशा काउंसलिंग कर करके समझा बुझा करके, है ना, तो खुश करके ही कोई काम करने के लिए कहा गया है। बच्चे को अनावश्यक रूप से हरास नहीं करने के लिए कहा गया है। बच्चे पे एक मित्रवत बिहेव करने, बच्चों को काउंसलिंग करके पढ़ाने लिखाने। विभाग के निर्देशानुसार भी मैंने आज अपने कल कस्तूरबा की वार्डन लोगों के साथ बात किया, क्योंकि वो रेजिडेंशियल स्कूल था तो वहाँ बच्चों के साथ एक संध्या चौपाल लगाए और एक फ्रेंडली माहौल में बच्चों के साथ हम लोग पठन पाठन की बातों को चर्चा करें। और दूसरी बात है कि आज सभी निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है, प्रथम चरण में मैंने इन लोग को बुलाया है और ADM लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे बीच उपस्थित थे। तो हम लोगों ने इनके साथ बात करने का और बैठक का एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। स्कूल का में जो बच्चों को एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है या कम नंबर में लाने का स्ट्रेस होता है, या कोई बच्चा आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे कुछ ड्रग भी लेने लगे हैं, तो इस संबंध में बच्चों के साथ काउंसलिंग करते हुए उसके गार्जियंस को बुलाइए, उसके अभिभावकों के साथ काउंसलिंग कीजिए। अगर कोई समस्या होती है तो हम लोगों को भी बुलाएं और प्रिंसिपल और टीचर्स बैठ करके डिस्कशन करें। मेन इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को तनावमुक्त वातावरण में शिष्टाचार के साथ शिक्षा दें। आइए बात करते हैं आजाद नगर के वारिस कॉलोनी में पति पत्नी पर किए गए बम से हमले की। आजाद नगर के वारिस कॉलोनी निवासी मोहम्मद अब्दुल और उनकी पत्नी पर मंगलवार की रात बम से हमला किया गया। हमले के बाद इलाके में धुआं फैल गया। मोहम्मद अब्दुल के हाथ में छर्रा लगा है, जबकि बम से निकली चिंगारी से मोहम्मद अब्दुल के पत्नी के बुरखे में आग लग गई। अफरा तफरी के बीच पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जमशेदपुर के मानगो स्थित आजाद नगर थाना क्षेत्र के वारिस कॉलोनी निवासी मोहम्मद अब्दुल और उनकी पत्नी नज़्मोनिशा पर आजाद नगर में मंगलवार की रात करीब 8:45 बजे बम से हमला किया गया। बम के धक्के से इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर चारों ओर धुआं हो गया। अब्दुल व उनकी पत्नी किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे। मोहम्मद अब्दुल ने घटना की सूचना आजाद नगर थाना प्रभारी को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस द्वारा खंगाला गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि बम चलाने के बाद घटनास्थल पर धुआं फैल गया था। इसी बीच हमलावर पिस्टल लेकर वहां मोहम्मद अब्दुल को खोज रहे थे। वे नहीं मिला तो हमलावर वहां से फरार हो गए। अब्दुल ने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, वे मानगो में ठीक खान अस्पताल में भर्ती है। मोहम्मद अब्दुल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी में मां को देखने के बाद अस्पताल से वापस लौट रहे थे। तभी वारिस कॉलोनी में 4 युवकों ने उन्हें रुकने का इशारा किया और बम चला दिया। मोहम्मद अब्दुल को हाथ में बम के छर्रे लगे हैं। पुलिस द्वारा उनका इलाज कराया गया। अपुष्ट खबरों के मुताबिक हमले में बोतल बम का इस्तेमाल किया गया है। मोहम्मद अब्दुल का कहना है कि इलाके में उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों की संख्या 4 थी। इस बम हमले में उनकी पत्नी के नकाब में आग लग गई थी, जिसको बुझाया गया। इस हमले में मोहम्मद अब्दुल को हाथ में चोट आई है, पत्नी सुरक्षित बच गई है। हमारे तो हॉस्पिटल से वाइफ को लेके मतलब अम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो उन्हें देखने गए, तो वहाँ से आते यहाँ पर ही लाइट नहीं था बस्ती में, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। आते आते यहाँ पर ही पीछे से कोई फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पर मेरा घर का 10 कदम आगे में अचानक पीछे से बम से हमला हुआ। तो जैसे आवाज हुआ पूरा धुआं हो गया, 2 बम फटा। तो हम वहाँ रुके नहीं, हम आगे बढ़ा दिए। तब तक भैया लोग निकले यहाँ से, आवाज सुना तो कौन है करके, तो वहाँ लोग
धुआं जो हुआ ना तो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उन लोग हथियार लेके हमको खोजा है वहाँ। अच्छा। उन लोग को भी समझ में नहीं आया कि आदमी गिर गया है कि भाग गया है। उन लोग आवाज भी हुआ उसमें, गाड़ी तो हम फट से भगा दिए, तो उसमें उन लोग को समझ में, वो सीसीटीवी में क्लियर देख रहे, सामान लेके उन लोग खोजा है। 4 आदमी थे, उन लोग दोनों बाइक से, हम अपने वाइफ के साथ। नहीं, चोट नहीं लगा, नकाब में लगा है, पूरा नकाब उकाब जल गया है। बात करते हैं एसएसपी आवास के आउट हाउस में बॉडीगार्ड के कमरे में मिले विशाल अजगर सांप की। जमशेदपुर में पिछले कुछ दिनों से सियासी इलाकों में सांप के निकलने का सिलसिला जारी है। जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार के आवास के आउट हाउस बॉडीगार्ड के कमरे में 12 फीट का अजगर सांप निकला, जिसे देखकर कमरे में अफरा तफरी मच गई, जिसे सुबह के 4 बजे रेस्क्यू कर पकड़ा गया और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। बताते चले कि सुबह के 4 बजे जब बॉडीगार्ड को कमरे में अजगर सांप के होने की भनक लगी तो हड़कंप सा मच गया, जिसके तुरंत बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद स्नेक रेस्क्यूअर राहुल सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। इसके पहले कुछ दिनों पूर्व जुबली पार्क के पास एक नाग सांप निकल आया था। इसको लेकर भाग दौड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में लोगों ने नाग सांप को घेर लिया और फिर किसी तरह स्नेक रेस्क्यू करने वाले चंदन पाठक से लोगों ने संपर्क साधा। चंदन पाठक ने उसे रेस्क्यू कर पकड़ा और बाद में उसे भी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। नाग एक जहरीला सर्प होता है, उसके काट लेने के बाद आधे घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। वहीं तीसरी घटना सिद्धगोड़ा के एग्रीको के पास की थी, जहां लंबा अजगर सांप पकड़ा गया था। आइए बात करते हैं जमशेदपुर के विभिन्न बैंकों द्वारा सितंबर से लेकर अक्टूबर तक विजिलेंस अवेयरनेस मनाए जाने की। भारत सरकार के निर्देशानुसार देश भर के विभिन्न बैंक प्रत्येक वर्ष सितंबर से लेकर अक्टूबर माह तक विजिलेंस अवेयरनेस मनाते हैं, जिनके तहत बैंक कर्मियों को ये संकल्प लेना होता है कि ना तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे। बताते चले कि जमशेदपुर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार की सुबह बिस्टुपुर वोल्टास के पास से बिस्टुपुर थाना के बीच वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें 150 की संख्या में बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया। सभी के हाथों में पोस्टर और बैनर थे। सबने संकल्प लिया कि भ्रष्टाचार ना करेंगे और ना होने देंगे। जहां भी भ्रष्टाचार का पता चलेगा वहां आवाज उठाएंगे। कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करेंगे। इस वॉकेथॉन में बैंक के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक ने अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रांची मुख्य शाखा से मिले आदेश के बाद बिस्टुपुर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक सफल कदम उठाया गया है। देश सरकार द्वारा सभी नागरिकों द्वारा एक प्रस्तावना दी जाती है, शपथ लिया जाता है कि हमें भ्रष्टाचार को न तो बर्दाश्त करना है और न ही भ्रष्टाचार होते हुए देखना है। जहाँ कहीं भ्रष्टाचार का कहीं कुछ मामला आ रहा है उसे प्रोपर फॉरम में इन्फॉर्म करें, है ना, ताकि जो भी भ्रष्टाचार का कदम हो सके उसको रोका जा सके। 150 लोग रहना चाहिए। ये हमारा यूनियन बैंक रांची हमारा रीजनल ऑफिस है, वहाँ से ये आदेश पारित हुआ। उसके दौरान हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। ये भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हमें विजिलेंस अवेयरनेस मनाना होता है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के माह में मनाया जाता है, जिसके तहत हमें संकल्प लेना होता है कि हम भ्रष्टाचार ना ही करेंगे और ना ही भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे। ये हर नागरिक के लिए का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।